हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसका मतलब क्या होता है? तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या करता है? हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। जब हमारा मसल क्या होता है, टेंशन में होता है, तो इसको टेंशन फ्री करता है। तो इसको अलग शब्दों में कह सकते हैं ऐसा एजेंट जो हमारे बॉडी के अनवांटेड मसल स्पासिटी को या अनवांटेड स्पाज्म को रिड्यूस करता है। तो हम उसे क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कहेंगे। या ऐसा एजेंट जो बॉडी के मसल में पैरालिसिस प्रोड्यूस करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बिना कॉन्शियसनेस को अफेक्ट किए हुए, तो हम उसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कहेंगे। अब यहाँ पर 3 टर्म आया है, क्या क्या? तो स्पाज्म, स्पासिटी और पैरालिसिस। तो चलिए इन तीनों को अच्छा से समझते हैं। पैरालिसिस ये तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर क्यों हम अपने ये मसल्स को पैरालाइज करते हैं? तो जब सर्जरी करते समय सर्जन को हमारा मसल्स क्या चाहिए? लूज, रिलैक्स चाहिए। तो उस समय हम ये ड्रग्स देते हैं। कौन सा? तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ताकि हमारा मसल्स क्या हो जाए? लूज हो जाए और वो अच्छे से अपना सही सर्जरी कर पाए। तो उस समय वो हमारे मसल्स को पैरालाइज करते हैं और ये ड्रग्स का यूज करते हैं। स्पासिटी, जब मूवमेंट, स्पीच, पोस्चर अपने आप काम करने लगे, मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तब उसमें हम स्पासिटी, उस टर्म को स्पासिटी कहते हैं। और उसमें क्या यूज करते हैं? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। स्पाज्म, जब मसल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो, रिलैक्सन ना हो, मेनली किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में, तो हम क्या कहेंगे? उसे स्पाज्म कहेंगे। तो स्पाज्म क्यों होता है? तो ये स्पेसिफिक लोअर मोटर न्यूरॉन में डिसफंक्शन के कारण होता है। तो अब लोअर मोटर न्यूरॉन होता क्या है तो वीडियो में आगे बताऊंगी। और ये दोनों जो स्पासिटी और स्पाज्म है, इसमें अपर मोटर न्यूरॉन में डिसफंक्शन होता है, जिसके कारण सडन पेन होता है और जिसके कारण क्या होता है? दर्द होते हैं। और उसके कारण ये हमें क्या देना पड़ता है? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। तो अब इसका इंडिकेशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका यूज करेंगे? तो आप क्या ये बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं और एकाएक आपके मसल में क्या हो? पेन हो, पेनफुल मस्कुलो स्केलेटल कंडीशन कॉज बाय ओवर एक्सर्शन, और आपका क्या हो? मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो हम देंगे स्पासिटी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सेरिब्रल पाल्सी। मतलब जब आप फिजिकल थेरेपी कर रहे हैं, एकाएक आपका क्या हो जाए? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मसल्स और रिलैक्स नहीं कर रहा है, तो उसमें हम क्या देंगे? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली 4 न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है। तो पहले न्यूरोट्रांसमीटर जानते हैं कि होता क्या है। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा चीज़ है जो हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज करता है, जिससे कि क्या हो जाए? हम सिग्नल ट्रांसमिट हो एक जगह से दूसरी जगह पे। मतलब अगर हम मसल रिलैक्सेंट, स्पाज्म हो गया, उसको सही करना है, तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है, ब्रेन के द्वारा, और वो सिग्नल भेजेगा और उसके अनुसार वो सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो मेनली 4 यूज होते हैं, कौन कौन सा? तो गाबा, गामा अमीनो बुटाइलिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, एसिटाइलकोलिन, ये चारों मेनली यूज किया जाता है। तो जो गावा है ना, उसको इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। और क्या है? ग्लूटा, और कैसे ये करता है? तो आयन चैनल को ओपन करके करता है। ग्लूटामेन, ग्लाइसिन, एसिटाइलकोलिन, ये सब को क्या कहा जाता है? तो ये सब को कहा जाता है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब पहले बताते हैं गावा के बारे में। तो गावा क्या है? आयरन चैनल ओपन हो जाता है इसमें, जिससे क्या हो जाता है? क्लोरीन आयन सेल के अंदर इंटर करेगा और कैल्शियम क्या है? सेल से बाहर जाएगा। क्लोरीन अंदर जा रहा है और कैल्शियम क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। इस कंडीशन से जब कैल्शियम बाहर निकल जाता है, तब क्लोरीन अंदर जा रहा होता है, तो इससे क्या हो जाएगा? हाइपरपोलाइजेशन होगा। तो मेनली इसमें क्या है? तो कैल्शियम का बाहर जाना और क्लोरीन का अंदर आना, इससे क्या होता है? हमारे मसल्स में एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है और हाइपरपोलाइजेशन आ जाता है, और जिससे क्या होता है? हमारा मसल रिलैक्स हो जाता है। तो गावा इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब क्या है? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जो गावा था वो क्या था? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, वो इनहिबिट करता था।
अब ये क्या है ग्लूटामेट, ये एक्साइट करता है। कैसे? तो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज, जो मसल के टोन को क्या करता है, स्टिफनेस टाइटनेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, मसल के टोन स्टिफनेस टाइटनेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ग्लाइसिन की बात करते हैं। तो ये बहुत इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों की तरह काम करता है। एसिटाइलकोलिन ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें क्या होता है ना, जो लोअर मोटर न्यूरॉन से सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, वहाँ से इफेक्टर ऑर्गन के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें क्या रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि मैकेनिज्म कैसे है, तो निकोटीन के साथ एसिटाइलकोलिन क्या होता है, अटैच हो जाता है, जिससे क्या आयन चैनल एक्टिवेट हो जाता है और ओपन हो जाता है, जिससे सोडियम कैल्शियम इंटर करेगा और उसके कारण क्या होगा, मसल टोन होगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहले कि सबसे पहले ये कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, माने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, अपर मोटर न्यूरॉन में आता है। अपर मोटर न्यूरॉन सब अफेरेंस से क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन में जाएगा, वो रिलीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन और क्या, ग्लूटामेट। ठीक है, वो ग्लूटामेट रिलीज करेगा लोअर मोटर न्यूरॉन में और वहाँ से इफरेंट में क्या होगा, चला जाएगा इम्पल्स और उससे हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये सिंपल मैकेनिज्म है। लेकिन एक इनहिबिटरी क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है कि अगर उसको क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। अगर ज़्यादा एक्साइटरी हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसको कम करना है, तो वो क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, जैसे कि गाबा रिलीज करेगा, तो उससे क्या होगा, इम्पल्स कम जाने लगेगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो देखते हैं। तो वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, अपर मोटर न्यूरॉन में आता है, जो क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन को रिलीज करता है, जिससे लोअर मोटर न्यूरॉन मसल को एक्टिवेट करता है, जैसे कि डायजेपाम। ठीक है, तो डायजेपाम देंगे तो वो क्या करेगा, गाबा ए से ये अब बता रहे हैं कि कैसे काम करता है गाबा ए। डायजेपाम क्या करता है, गाबा ए को रिलीज करता है। ठीक है, फिर से कौन रिलीज करता है, डायजेपाम क्या कहेगा, इनहिबिटरी मेम्ब्रेन में जाके कहेगा कि तुम गाबा ए को रिलीज करो, क्योंकि ये गाबा ए क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है। तो गाबा ए रिलीज हो जाता है, रिलीज करेगा तो इनहिबिटरी न्यूरॉन क्या है, एक्साइटेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा लोअर में क्या होगा, कम जाएगा क्या, इम्पल्स, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाइपरपोलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल था, एक ड्रग्स का लेके मैंने एग्जाम्पल बता दिया। देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या होगा कि मोटर नर्व इम्पल्स होगा, जिससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। अब ये बाइंड करेगा किससे, तो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर से। अब क्या होगा, डिप्रोलाइजेशन होगा कहाँ पर, तो इन प्लेट पोटेंशियल पे, एट द मोटर इन प्लेट। ठीक है, वहाँ पर सोडियम का इनफ्लक्स हो जाता है, अंदर चला जाता है, तो मसल एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल हो जाता है। अब क्या हो जाता है, अब ज़्यादा रिलीज होने के कारण एसिटाइलकोलिन, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के कारण अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रोलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा क्या होता है, मसल इज रेडी फॉर फ्रेश नर्व इम्पल्स, जिसके कारण हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब आगे जो हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है वो दो तरह से काम करता है। ठीक है, डिप्रोलाइजिंग की तरह और नॉन डिप्रोलाइजिंग की तरह। तो जो डिप्रोलाइजिंग है ना, उसमें दो फेज होते हैं, एक तो डिप्रोलाइजिंग और एक डिसेनिटाइजेशन। डिप्रोलाइजिंग में क्या कह रहा है, तो पहले सिंपल समझते हैं। ये जो डिप्रोलाइजिंग है ना, ये न्यूरोमस्कुलर पे काम करता है। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर पे क्या है, तो ऐसे याद रखिए, डिप्रोलाइजिंग में सक्सिनाइलकोलिन काम करता है और नॉन डिप्रोलाइजिंग में कौन काम करता है, तो एसिटाइलकोलिन। तो सक्सिनाइलकोलिन क्या करेगा, ये बाइंड करेगा किससे, तो निकोटीन से। निकोटीन क्या करेगा, सोडियम और कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, उसके कारण क्या होगा, डिप्रोलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसके कारण पैरालिसिस होंगे। तो फेज 1 ब्लॉकेज ऑगमेंटेड नॉट रिवर्स बाई एंटी
क्लोरिनेस्टेरेज, मतलब जो ये डीप्रोलाइजिंग होगा वो रिवर्स नहीं होगा। अब फेज 2 में क्या है कि इसमें क्या हो जाएगा कि डिसैनिटाइजिंग फेज, मतलब कंटिन्यूअस एक्सपोजर के कारण डीप्रोलाइजेशन क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है रिप्रोलाइजेशन और या डिसैनिटाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसके कारण पैरालिसिस होता है। ठीक है, तो ये जो फेज है डिप्रोलाइजेशन, ये मेनली किस में होता है, तो ये मेनली होता है न्यूरोमस्कुलर में, याद रखिएगा। ठीक है, दो तरह का फेज होता है, डिप्रोलाइजिंग और डिसैनिटाइजिंग। डिप्रोलाइजिंग में क्या होता है, तो डिप्रोलाइजिंग में ये सक्सेनाल कोलिन बाइंड करेगा निकोटीन से, कैल्शियम और सोडियम चैनल ओपन होगा, जिसके कारण एक्साइटेशन होगा और डिप्रोलाइजेशन होगा। नॉन डिप्रोलाइजिंग में क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, इनहिबिट करेगा एक्साइटेशन को। ठीक है, तो डिप्रोलाइजिंग नॉन डिप्रोलाइजिंग तो अभी छोड़ देते हैं। तो इसका फेज 1 समझ में आ गया। फेज 2 में क्या होता है, ज़्यादा सक्सेनाल कोलिन रिलीज होने लगता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, धीरे 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 डिक्रीज हो। कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा काम करो तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये ज़्यादा डिप्रोलाइजिंग होने लगा, जिसके कारण हमारा मसल थक गया और धीरे धीरे रिप्रोलाइज हो गया, उसको पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, आप ही जब ज़्यादा काम कीजिएगा एक दिन में तो क्या होता है, आपका बॉडी थक जाता है और उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है। अब आते हैं नॉन डिप्रोलाइजिंग में। नॉन डिप्रोलाइजिंग क्या बताया, ये न्यूरॉन पे काम करता है, तो इसमें कौन सा आता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं क्या होगा। डिप्रोलाइजिंग में क्या होगा, कैल्शियम और सोडियम इंटर करेगा सेल के अंदर और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन नॉन डिप्रोलाइजिंग में क्या होगा, सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा, जिसके कारण क्या होगा, मसल रिलैक्स होगा। और जब गाबा एक्टिवेट होता है या रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो हाइपरपोलाइजेशन प्रोड्यूस करता है, मीन्स रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाता है और मसल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा और पैरालाइज हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा। मतलब नॉन डिप्रोलाइजिंग सीधे उल्टा होता है डिप्रोलाइजिंग का। तो नॉन डिप्रोलाइजिंग में कौन कौन सा ये काम करता है, तो ये नॉन डिप्रोलाइजिंग में 3 तरह के ड्रग्स होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। मेनली लॉन्ग एक्टिंग में क्या यूज किया जाता है, डिटुबोकुरालीन। ठीक है, और क्या यूज किया जाता है, पैन, ऐसे इसको याद करने का तरीका है, पान दी भी था, सॉरी, पान पाइप से गल करता है, पान पाइप से गल करता है तो पान का हो जाएगा। और ये जितने भी नॉन डिप्रोलाइजिंग है, एक टुबोक्यूरालीन को छोड़ के सब में क्या रहेगा, नियम रहेगा, तब पान कुरोनियम, पाइपिकुरोनियम, गोलोअमाइन। ठीक है, ये एक मेनली किस के द्वारा एक्सक्रीट होता है, तो किडनी के द्वारा। लॉन्ग एक्टिंग किसके द्वारा रिलीज होता है, किडनी के द्वारा। इंटरमीडिएट में याद कीजिए क्या है, भीरो अत्रा, क्या है, भीरो अत्रा, भी से भी कुरोनियम, रो से रो कुरोनियम और अत्रा से अल्ट्रा कुरोनियम, ये रिलीज होता है लीवर के द्वारा। शॉर्ट एक्टिंग में मिवाकुरियम और रोपा कुरोनियम, ये इनएक्टिवेट होता है प्लाज्मा कोलेस्टेरेज के द्वारा। ठीक है, अब जानते हैं कि 2 तरह का होता है, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल, तो दोनों को जानते हैं। तो जो क्या है, तो जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल स्केलेटल और सेंट्रल एक्टिंग और पेरिफेरल एक्टिंग। जो सेंट्रल एक्टिंग है ना, वो पूरी तरह से क्या मसल रिलैक्सेंट नहीं करता है। तो ये काम कैसे करता है, तो ये क्या करता है, एक्साइटरी और इनहिबिटरी पर एक्ट करता है। लेकिन जो पेरिफेरल एक्टिंग है वो क्या है, ये कंपटीटर की तरह काम करता है। ये ड्रग क्या करता है, इफेक्टर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। ये क्या करता है, इट ऑक्यूपाई निकोटीन रिसेप्टर, एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन निकोटीन रिसेप्टर बाइंड से नहीं होगा और ये जाके हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपटीशन वाला काम करता है। और सेंट्रल एक्टिंग वाला क्या काम करेगा, तो एक्साइटरी या इनहिबिटरी रिसेप्टर को क्या करता है, उस पर एक्ट करता है कि ज़्यादा ना ये ज़्यादा एक्साइटरी इम्पल्स ना प्रोड्यूस हो, ज़्यादा इनहिबिटरी इम्पल्स प्रोड्यूस ना हो, तो वो ऐसे काम करता है। और ये किस पे काम करता है, तो सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल। अब जो सेंट्रल एक्टिंग है मसल रिलैक्सेंट, उसका क्या है, नींद या सिडेशन करके टेंशन फ्री करता है। कैसे, या तो नींद आ जाएगा या सिडेशन आ जाएगा, जिससे तो आपका टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें मेनली कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, तो इसमें मेनली डाइजीपाम, तिजानिडीन और बैक्लोफेन यूज करते हैं।
ठीक है। जो डायजेपाम है ना, इसको बेंजोडायजेपाम भी कह सकते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। कैसा है? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। और ये कैसे काम करेगा? तो गावा ए रिसेप्टर, याद रखिएगा, मोआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गावा ए रिसेप्टर से ये बाइंड करता है और एंजाइटी में मेनली ये यूज होता है। बैक्लोफेन क्या है? तो बैक्लोफेन गावा बी रिसेप्टर पे एक्ट करता है और मेनली ये क्या काम आता है? तो जब आपको हिक्कप आ रहा है, आपका ब्लेडर को इम्प्रूव करना है या मसल स्पाज्म करना है, तो तिजानिदीन क्या है? जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए तो अल्फा 2 से ये क्या करेगा? बाइंड करेगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर से समझिए क्या कह रहा है। बैक्लोफेन ये एक्ट करेगा गाबा बी पर, जिसके कारण क्या होगा? पोटेशियम कंडक्शन होगा, जिसके कारण हाइपरपोलराइजेशन होगा। अब इससे क्या होगा? लेस रिलीज ऑफ कैल्शियम होगा, तो लेस रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी इम्पल्स होगा, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा और वो हाइपरपोलराइजेशन में चला जाएगा। अब कुछ और ड्रग्स है जैसे कि डेंट्रोलिन। पहला था डायजेपाम, किस पे एक्ट किया था? गाबा ए पे। बैक्लोफेन गाबा बी पे। तिजानिदीन अल्फा 2 पे। अब डेक्लोतीन ये क्या करेगा? रानोदीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये ब्लॉक करेगा रानोदीन को, ठीक है। और ये मेनली किस में यूज होगा? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरिब्रल पाल्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मैलिग्नेंट हाइपरथेर्मिया में यूज होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरथेर्मिया मतलब कि फीवर, मसल रिजिडिटी, टैकीकार्डिया, तो ये सब में इसको यूज करते हैं। अब कह रहा है कि मेनली जो आप डॉक्टर यहाँ जाएंगे और आपको मसल पेन होगा तो आपको कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाएगा? जब आप ज़्यादा काम करते हैं, इंजरी हो जाता है, उसके कारण ये होता है, तो कौन कौन सा ड्रग्स हमारे डॉक्टर के द्वारा प्रीफर किया जाता है? तो कैरिसोप्रोडोल, साइक्लोबेंजोप्राइन, मेटोक्सालोन, क्लोरोजोजाजोन और फेनिड्रीन, ये सब क्या करता है? ब्रेन स्टीम पे एक्ट करता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट हैं यूफोरिया, लाइटेडनेस, फैटिग्यू, मसल वीकनेस। इसलिए जब भी आप मस्कल स्केलेटल क्या रिलैक्सेंट लें तो कभी भी अल्कोहल यूज और नहीं करना चाहिए। और हाँ, ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। ये तो हम पढ़ लिए थे क्या? न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दो तरह का होता है, डिप्रोलाइजिंग और नॉन डिप्रोलाइजिंग। डिप्रोलाइजिंग में सेक्शनल कोलाइट काम करता है और एक डिकामेथोनियम। लेकिन नॉन डिप्रोलाइजिंग जो कम्पिटिटिव करता है, ये क्या करता है? वो ये एसिटाइल कोलिन को ना एक्ट करके ये ड्रग्स खुद वहाँ पर जाके क्या हो जाता है? ये ज्वाइन कर लेता है। तो ये 3 तरह का होता है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग। शॉर्ट एक्टिंग में मीवा, लॉन्ग एक्टिंग में बोले थे ना पान दो पाइप से, ठीक है। इंटरमीडिएट में विकोरिनियम, अल्ट्राकोरेनियम, सिस्टारियम, सब में नियम रहेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सेंट्रल एक्टिंग और पेरिफेरल एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? तो सेंट्रल एक्टिंग में क्या करता है? मसल टोन को डिक्रीज करता है बिना वॉलेंट्री पावर को रिड्यूस किए हुए। लेकिन जो ये पेरिफेरल एक्टिंग है ये पैरालिसिस ला देता है, ठीक है। जो सेंट्रल एक्टिंग है वो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा पॉलीसिनेप्टिक को। लेकिन जो पेरिफेरल एक्टिंग है वो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है। एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देता था ना हम। सेंट्रल एक्टिंग में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन पेरिफेरल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स है जैसे कि डायजेपाम, बैक्लोफेन, तिजानिदीन, ये सबको क्या है? ओरली देते हैं और कभी कभी पेरेंटली देते हैं। लेकिन जो पेरिफेरल एक्टिंग है उसको आईवीज के द्वारा देते हैं, ठीक है। और सेंट्रल एक्टिंग कब दिया जाता है? जब स्पाज्म या टिटनस हो गया हो। लेकिन छोटे छोटे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए हम पेरिफेरल यूज देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका क्या है? ये ओवरऑल व्यू है। 2 तरह का होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या क्या आ जाएगा? डायजेपाम कैसे काम करता था? तो गावा ए रिसेप्टर को ब्लॉक करके। मेथाकार्बामोल, क्लोरोक्साजोन, तिजानिदीन कैसे काम करता था? अल्फा 2 को ब्लॉक करके। बैक्लोफेन गावा बी को ब्लॉक करके और गावा पेंटिन, ये सेंट्रली एक्टिंग में यूज होता है। पेरिफेरल एक्टिंग में 2 तरह का होता है, जो एनएमजेड को पर एक्ट करे और एक जो डायरेक्टली स्केलेटल मसल पे एक्ट करे। तो जो डायरेक्टली स्केलेटल मसल पे एक्ट करता है वो है डेंट्रोलिन। इसका वर्क हमने बताया था कि ब्लॉक करता है किसको? रानोदीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह ये काम करता है, ठीक है।
अब ये NMJ में 2 तरह का होता है, डिप्रोलाइजिंग और नॉन डिप्रोलाइजिंग। जो डिप्रोलाइजिंग था उसमें सक्सिनल क्लोरीन काम करता था, जो नॉन डिप्रोलाइजिंग था उसमें एसिटाइल कोलिन काम करता था। जो डिप्रोलाइजिंग है उसमें एग्जांपल है डिकामिथोनियम, और नॉन डिप्रोलाइजिंग में डी-टूबोकुरालीन। अब 3 है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग, जो पहले ही बता चुका है। अब ये देखिए, ये जो हम अभी तक पढ़ा है उसका ये ओवरऑल था। क्या डेंट्रोलिन क्या करता है, तो ये ब्लॉक करता है रानोडिन रिसेप्टर इन स्केलेटल मसल। डायजीपाम गाबा ए को क्या करता है, रिलीज करवाता है, जिसके कारण क्लोरीन का परमेबिलिटी बढ़ जाता है। तिजानिडीन अल्फा 2, जिसके कारण एक्साइटेटरी कम हो जाता है। बैक्लोफेन गाबा बी, जो पोटेशियम को करता है। तो याद रखिएगा, डायजीपाम क्लोरीन से काम करता है इंक्रीज करके, और बैक्लोफेन पोटेशियम को इंक्रीज करके। लेकिन वो जो ड्रग्स बताए थे ना, जो डॉक्टर के द्वारा प्रीफर किया जाता है, वो मेनली ब्रेन स्टीम पे काम करता है, लेकिन उसका अभी तक मैकेनिज्म क्लियर नहीं है। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये बुक से कुछ है, ठीक है। तो पहला क्या है, डिप्रोलाइजिंग। तो सक्सिनल तो इसमें पढ़ा था। तो ये एक्ट क्या करता है, ये इसका तो पढ़ा दिए। तो मेनली ये क्या में यूज होता है, तो ये एनेस्थेसिया प्रोसीजर में यूज होता है, मेनली अस्टेटस एपिलेप्टिकस में। तो इसको साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट है ये पोटेशियम को क्या करेगा, बढ़ा देगा। नॉन डिप्रोलाइजिंग में क्या होता है, डी-टूबोकुरालीन और सिस्ट्रानियम रुकोनियम, ये सब क्या करता है, ये सब का भी अपना काम है। देखिए वीडियो रोक के आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैक्लोफेन भी मैंने पढ़ा दिया। चलिए, सारे कंप्लीट हो गए। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया, हाँ याद रखिएगा, जो मेनली मसल रिलैक्सेशन है ना, इसका मेनली जो ओवरऑल सिम्टम है वो आपको नींद बहुत आएगा, सर हल्का हल्का लगेगा, लाइटेडनेस, हाइपोटेंशन होगा, ये मेनली होता है, ठीक है। नींद आता है, सिडेशन होती है, ये सब इसके क्या है, टॉक्सिसिटी है। आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।